कितने सारे पॉइंट्स कर लिए हमने एक्स्ट्रा ड्यूरल सब ड्यूरल के, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा इस तरह का नजर आएगा। ये देखो, ये क्या है, ब्रेन, ऐसे ही है, सॉरी ये क्या, हाँ ये ब्रेन ही है, स्कैल्प क्या, ये क्या है, ब्रेन, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो हेमाटोमा होगा, प्रेशर की वजह से हेमाटोमा होगा या फिर स्वेलिंग होगी, जिससे हम हेमाटोमा कह रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगा, एपिड्यूरल। और अगर ये ब्रेन की लेयर को भी इन्वॉल्व कर जाए तो ये मेरे पास क्या होगा, सब ड्यूरल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी उसने कितना क्लियरली दिखाया हुआ है, ये सब ड्यूरल है और ये एपिड्यूरल है। देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन ये जो ब्लू वाली लाइन है इस पे आपने फोकस करना है। ये देखो, ये ड्यूरा और सबरेक्नोइड को जो है वो डिफरेंशिएट कर रही है, नजर आ रही है। ये देखो, इसके अंदर ऐसी लाइन नहीं है, इसके अंदर लाइन के अंदर आ गया ये, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है। अब यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं उनकी शेप्स। तो प्यारे बच्चों, शेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यू और एससीक्यू में आएंगी और आपको सिनेरियोज में बताएंगे भी कि ये शेप है तो कौन सा होगा और ये शेप है तो कौन सा होगा। जो एपिड्यूरल है वो लेंटिकुलर या फिर कह लो कि किस शेप का होता है, बायकन्वेक्स। क्या मैं इसे बायकन्वेक्स कह सकती हूँ? एक ये देखो और एक ये देखो, लेंटिकुलर या बायकन्वेक्स शेप, ठीक है। और जो आपका होगा सब ड्यूरल, वो इन्वॉल्व कर रहा है ब्रेन के अंदर वाली लेयर को भी, तो वो होगा कुछ क्रीसेंट शेप्ड का, ठीक है, क्रिसेंटेरिक शेप का होगा। और इसकी जो डेंसिटी होगी वो ब्राइट होगी, ठीक हो गया। इसकी भी डेंसिटी ब्राइट होगी, दोनों की, ठीक है। ये हमारे पास एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, इसकी शेप क्या है, लेंटिकुलर, और इसकी शेप क्या है, क्रिसेंटेरिक, ठीक है। अब मुझे बताएं हमारे पास कितने सारे डिफरेंसेस हो गए हैं। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया है, फिर ल्यूसिड इंटरवल का डिफरेंस हो गया है, फिर लेयर्स का डिफरेंस हो गया, फिर ये डिफरेंस हो गया है कि एक की शेप कौन सी है, दूसरी की कौन सी। तो तकरीबन कितने डिफरेंसेस हो गए हैं, 5-4। और एक मैंने आपको और भी बताया कि एक के अंदर वो कॉन्शियस रीगेन कर सकता है, लेकिन सब ड्यूरल के मोस्ट केसेस में कॉन्शियसनेस रीगेन नहीं होती। ऐसे ही है, ठीक है। तो बच्चों कितने सारे हमने कर लिए हैं। चलो ये देखो, ये एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी भी हुई है, मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा ड्यूरल को एपिड्यूरल भी कहते हैं, और इसका क्या मतलब है, स्कल और आउटर लेयर ऑफ द ड्यूरा, जिसे एंडोस्टीशियल लेयर कहते हैं। फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी की ब्रांच उसको जो है सप्लाई कर रही होती है, जो ब्रांच है कैरोटिड आर्टरी की, एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके एमसीक्यू में आ सकती है, आर्टरी के कौन सी आर्टरी जो है उसकी ब्रांच सप्लाई कर रही होती है यहाँ पे एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज में, और वहां पे फ्रैक्चर हो सकता है, तो क्या जो है वो डैमेज करेगी, कौन सी आर्टरी या नर्व या जो है वेसल डैमेज करेगी, वेन। तो आप क्या कहोगे, मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है उसकी लेसरेशन होगी, ठीक है। बेटा नहीं, अभी तक तो भाई ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, इवन आई ऑल्सो रिक्वेस्टेड, लेकिन अभी तक भाई ने मेरा मैसेज ही नहीं देखा। जब तक वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा मैं आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकती, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जल्दी से पढ़ लें प्यारे बच्चों। माइनर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, ये आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आएगा, आपको सिनेरियोस की फॉर्म में आएगा, आप उसको डायग्नोज करोगे कि ये कौन सा, अभी हम एक जो है वो डिस्कस भी करेंगे सिनेरियो। फिर ल्यूसिड इंटरवल है, उसके बाद रीगेन करता है, उसको हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ये किस में आता है, एपिड्यूरल में आता है। आफ्टर दिस रैपिड ड्राउजीनेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अकर्स विच मे लीड टू डेथ, अगर उसे हम ट्रीट नहीं करेंगे इमीडिएटली, ठीक है। अब हम उससे पूछेंगे कि एमनीजिया का कितना लेवल था, कितनी देर वो बेहोश रही थी, सारा कुछ, और सिटी स्कैन कराएंगे, उसमें हम देखेंगे कि कितना हेमरेज है, फिर हम उसे ट्रीट करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ट्रीट करते हैं और कौन सी चीजों में जो है वो हम ऑपरेशन करते हैं, कौन सी चीजों में नहीं करते। आपके ख्याल में हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, हम इसको मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, मुझे बताएं। कोई अच्छा इंटरेस्टिंग बच्चा, सॉरी इंटरेस्टिंग कह रही हूँ, इंटेलिजेंट बच्चा
नहीं, हम इसे ट्रीट करते हैं ATLS गाइडलाइन के बाद, वेरी गुड, शाबाश, इवैक्यूएशन से, जिसे हम कहते हैं सर्जिकल प्रोसीजर का क्या नाम है, क्रेनियोटमी। और कौन सी क्रेनियोटमी ज्यादातर यूज की जाती है, ओपन क्रेनियोटमी। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब साइंस तो पता है ना सबको, क्या होंगे, ब्रेडिकार्डिया होगा, प्यूपल फिक्स डायलेटेड नॉन रिएक्टिव होगा, अनकॉन्शियस है पेशेंट, उसकी ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, और उसके अलावा अगर क्लॉट मोटे एरिया के ऊपर लाई कर रहा है तो फिर हेमीपरेसिस भी हो सकती है, और साथ में वीकनेस ऑफ द मसल्स, रिफ्लेक्सेस उसके वीक होंगे एक्सट्रीमिटीज के। ठीक है, अच्छा, मरियम बहुत फास्ट जा रही है, अभी हम वहां पर आते हैं, परेशान ना हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस में क्या कराएंगे जी, सबसे पहले कोई भी ब्रेन इंजरी है, सीटी स्कैन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, ये आपने लिखना है, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन MCQ भी आ सकता है इससे, इसलिए इसे अंडरलाइन किया हुआ है। और मैंने आपको बता दिया है कि उसमें क्या नजर आएगा, ब्राइट बाय कन्वेक्स जो है शेप नजर आएगी हेमाटोमा की, ये देखो, ब्राइट बाय कन्वेक्स शेप नजर आएगी। ठीक है, वेल डिफाइंड उसका बॉर्डर होगा, ये आपका उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला, चले आगे। अच्छा, अब इसे ट्रीट किस तरह से करेंगे जी, सबसे पहले ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और फिर ओपन क्रेनियोटमी करेंगे इवैक्यूएशन के लिए, जो क्लॉट या हेमाटोमा बना हुआ है उसकी इवैक्यूएशन के लिए। लेकिन लेकिन कुछ केसेस में हम नहीं करते। कौन से केसेस में हम नहीं करते, एसिम्टोमेटिक क्लॉट जो लेस देन 1 सेंटीमीटर का हो और कोई उसके सिम्टम्स भी ना नजर आ रहे हो, अनकॉन्शियसनेस ना हो, वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ना हो, रिफ्लेक्सेस ठीक हो, पेशेंट स्टेबल हो, तो उस दौरान में उसके अंदर हम ओपन, शाबाश, उसमें हम क्या करेंगे, मेडिकेशंस करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे उसके अंदर, उसको फॉलो अप पे रखेंगे, राइट। अच्छा, अब इसने लिखा हुआ है जी, ये भी आपका यूनिवर्सिटी MCQ है कि मैनिटॉल अवॉइड करते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज में। मुझे कोई इंटेलिजेंट बच्चा सोचते हैं कि मैं अवॉइड करेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज में, शाबाश। हाँ जी, कोई अच्छा बच्चा बताए, शाबाश, वेरी गुड, एक आंसर आ गया मेरे पास, शाबाश। क्या है, मैनिटोल यूज करेंगे तो क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर का मैंने कल आपको बताया था, वेरी गुड, शाबाश। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर और इंक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, विद इन स्कल और ब्रेन के दरमियान जो प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है ड्यूरा और स्कल के दरमियान, वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, और जो ब्रेन इंजरी है, जो उसकी सिचुएशन है, वो बेहतर होने की बजाय वर्सन कर जाएगी। ठीक है, वर्सन कर जाएगी। जिन्हें नहीं समझ आई बताती हूँ, बेसिकली एक्स्ट्रा ड्यूरल क्या है, बिटवीन आउटसाइड लेयर ऑफ द स्कल एंड द ड्यूरा मेटल, ऐसे ही है, ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा, राइट। अब यहाँ पे उसका जो वो हिमाटोमा बना हुआ है या क्लॉट बना हुआ है और प्रेशर भी इंक्रीज है। अब जब मैनिटोल देंगे तो यहाँ पे प्रेशर और इंक्रीज करता जाएगा और ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक चला जाएगा। जो पहले प्रेशर इफेक्ट आया था, जो पहले इंजरी हुई थी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगी, कंडीशन वर्सन करेगी एज कंपेयर टू लोअर द इफेक्ट्स। ठीक है, इसकी भी बात समझ आ गई है कि हमने मैनिटोल क्यों नहीं देना एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज में, ये आपका MCQ भी है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं सब ड्यूरल हेमाटोमा में। सब ड्यूरल हेमाटोमा में मैनिटोल ज्यादा कैसे करता है, मुझे बताएं, मैनिटोल का क्या काम है। चलो जी, तुम लोगों को तो मैनिटोल का काम ही नहीं पता भाई। मैनिटोल क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ब्रेन ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है बेसिकली ये। ठीक है, ब्रेन ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है, इस वजह से, यस बिल्कुल,
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी osmolarity को इंक्रीज करेगा। यस, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में। मैंने आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाई है कि उसकी वजह से वर्सन करेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, स्वेलिंग होगी, यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा होंगे, प्रेशर ज्यादा होगा, जो क्लॉट है वो और ज्यादा वर्सन कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई अब? ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं उसे फिर से बता देती हूँ कि जो मैनिटोल है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर रहा होता है दो डिस्टिंक्ट इफेक्ट्स के साथ। एक वो ब्लड ये अब थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चला जाता है, सुनना चाहो तो सुन लो। ब्लड विस्कोसिटी को कम करता है, और दूसरा क्या करता है, प्लाज्मा एक्सपेंशन को प्रमोट करता है, सेरेब्रल ऑक्सीजन की डिलीवरी करवाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। सेरेब्रल जो वेसल्स हैं उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन वो सुकड़ जाती हैं ऑटो रेगुलेशन की वजह से, और जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक फंक्शन है उसका। ठीक है, आईसीपी लो करके वो आईसीएफ को आउटसाइड मूव करा के एक्सपेंशन करेगा। वजीहा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आईसीपी लो करता है ये बात ठीक है, लेकिन किससे मूव कराएगा, क्लॉट को मूव कराएगा। मुझे बताएं कि उसकी स्पेस कहाँ है, कहाँ वो मूव कराएगा। ठीक है, वहां पर ही जब वो इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वो जो इंजरी है, वो जो प्रेशर की वजह से जो स्वेलिंग थी, हीमाटोमा था, क्लॉट था, वो वर्सन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। बेसिकली इसका क्या काम है, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, लेकिन ये आउटसाइड ब्रेन है। आप मेरी बात समझ रहे हो अब? अच्छा, कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, अब ये देखो, बेसिकली मुझे बताओ नॉर्मल क्या है मैकेनिज्म। नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, मैनिटोल का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कम करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, राइट। लेकिन एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में क्या होता है कि इसका रिवर्स इफेक्ट हो जाता है, रिवर्स शिफ्ट करता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करने के चांसेस होते हैं। अब अगर इसका आप डिटेल्ड मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो वो इतना क्लियरली नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है कि जो रीबाउंड इफेक्ट आता है या रिवर्स ऑस्मोटिक इफेक्ट आता है, उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो कि मैनिटोल को असूलन डिक्रीज करना चाहिए, वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होता है। उसकी वजह से हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के अंदर मैनिटोल को अवॉइड करें। समझ आ रही है? अब समझ आ रही है? एक्यूमुलेट कर सकता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, रिवर्स इफेक्ट ब्लड ब्रेन के इंटैक्ट ना होने की वजह से, या फिर ड्यू टू एनी अदर कॉज नहीं, ये जो आपने कहा रिवर्स इफेक्ट ना हो इस वजह से हम देते हैं। ठीक है, चलें जी, थैंक गॉड मेरे बच्चों को समझ आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, सब ड्यूरल हेमाटोमा। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ आई हम फिर से समझ लेंगे, कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि टीचर आपको समझाना चाह रहा होता है, आप उस लेवल पे आके नहीं समझ रहे होते, और कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर उस लेवल पे आके आपको नहीं समझा पा रहा होता, वो अपने लेवल पे आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन होते आप भी ठीक हो, वो भी ठीक है। सना कह रही है नहीं समझ आई। सना, आपको नहीं समझ आई, परेशान ना हो, मैं आपको ना डायग्राम के साथ ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी, सर्च करूंगी, वरना मैं आपको ऑडियो में समझा दूंगी। ओके, चलें जी, ठीक है, वरना हम कल इसको फिर से भी रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है सब ड्यूरल हेमाटोमा। तो सब ड्यूरल का आप लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ ली हुई है। सब ड्यूरल क्या है, ब्लड या हेमाटोमा बिटवीन द ड्यूरल एंड एरेक्नोइड मैटर, ठीक है, ऑफ द ब्रेन। अब उसमें भी क्या है, ब्रेन इंजरी होगी, ट्रॉमा होगा, उसके अंदर आपके पास क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, शाबाश, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस और साथ हेडेक होगी सर। ये दो आपके पास मेजर सिम्टम्स होंगे सब ड्यूरल के, साथ में वॉमिटिंग, वीकनेस, कंफ्यूजन, स्पीच डिस्टर्बेंस, यानी ना बंदा अच्छा खासा ब्रेन इन्वॉल्व हो गया,
इंजरीज इन्वॉल्व हो गई हैं, सॉरी ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, उसकी लेयर्स इन्वॉल्व हो गई हैं, मेनिंजेस इन्वॉल्व हो गए हैं, तो अब सोच लो क्या क्या होगा। हर वो काम होगा जो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसको वीकनेस होगी, कंफ्यूजन होगी, गिरता पड़ता रहेगा, लुढ़कता रहेगा, बोल नहीं सकता सही, कंफ्यूज हालत में होगा, अनकॉन्शियस हालत में होगा, आज सही उसको नजर नहीं आ रहा होगा, चक्कर आ रहे होंगे उसको, सीजर्स फिट्स पड़ रहे होंगे उसको, ठीक है। ये सारे उसके सिम्टम्स होंगे। साइंस में आप क्या क्या देखोगे, पेपिलोडीमा देखोगे, अनकॉन्शियसनेस होगा, वीकनेस होगी, मोटर रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं होंगे, मेमोरी लॉस होगा, उसे कुछ याद नहीं आ रहा होगा, उससे सही बोला नहीं जा रहा होगा। ये सारे क्या होंगे उसके सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन है, वैसे तो नहीं पूछी जाती, लेकिन आप एक दफा रीड कर लें एमसीक्यू या किसी एक नंबर के क्वेश्चन के लिए कि कितने टाइप्स के सब ड्यूरल होंगे जी। 3 टाइप्स के आपके पास सब ड्यूरल हेमाटोमास होंगे, एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा, सब एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट में क्या है जी कि 3 दिन तक रहती है पेशेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिकवर करना शुरू रहता है। सबके एक्यूट में क्या है, प्रेजेंट्स फ्रॉम 4 to 20 डेज ऑफ ट्रॉमा, और क्रोनिक में क्या है, आफ्टर 20 डेज ऑफ ट्रॉमा। अब इसका क्या मतलब है, एक्यूट में क्या है कि वो जैसे ही उसकी उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो रीगेन नहीं हुई, उसे ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हुए, उसे हॉस्पिटल ले आए। लेकिन सब एक्यूट में क्या हुआ कि उन्होंने 2-4 दिन देखा ठीक था, पट्टी शट्टी घर में करा ली, उन्होंने कहा ठीक है अभी ठीक हो जाओगे, अभी ठीक हो जाओगे। लेकिन जब सिचुएशन वर्सन करती गई बिटवीन 4 to 20 डेज, तो वो आपके पास प्रेजेंट हुआ। दैट वुड बी कॉल्ड एज सब एक्यूट। अब मुझे बताएं, एक्यूट, सब एक्यूट और जो क्रॉनिक है, इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि यार तुम्हें चोट कब लगी और तुम कौन सी कैटेगरी में हो? कोई बच्चा मुझे बताए यार, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे 10 दिन पहले चोट लगी थी, और 10 दिन पहले जो है ना वो मैं 1 घंटे के लिए मुझे होश नहीं आया, या 2 घंटे के लिए मुझे होश नहीं आया, साथ मुझे उल्टियां भी आई थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो गया था। लेकिन अब ये होता है कि मुझे सही से नजर नहीं आता, मुझे ना याद नहीं आता, मैं बात करते करते भूल जाता हूँ, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे सर में बहुत दर्द रहती है, ये सारी चीजें। शाबाश। तो क्या होगा, हिस्ट्री से पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। कंफर्म हम किससे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है? शाबाश, चलो ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशंस में सीटी स्कैन कराना है या एमआरआई कराना है, ठीक है। सबसे पहले हम सीटी स्कैन कराते हैं। अगर हमें सीटी स्कैन प्लेन कराते हैं, प्लेन सीटी ब्रेन कराएंगे, अगर हम उसे उसमें कोई फाइंडिंग्स नजर आती हैं, तो फिर हम जो है उसको कंट्रास्ट या फिर एमआरआई की तरफ भेजते हैं। यानी कि जो आपकी फर्स्ट इंडिकेशन है वो क्या है, सीटी स्कैन, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कराना है, एमआरआई ब्रेन। ये दोनों आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे कंफर्म हो जाती है इंजरी, ठीक है। चलें जी, अब मुझे आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि सब ड्यूरल सीटी स्कैन के ऊपर कैसा नजर आएगा। शाबाश, क्रीसेंट शेप नजर आएगा, ठीक है। ब्राइट या मिक्स डेंसिटी का, और किस तरह का नजर आएगा, क्रीसेंट शेप नजर आएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसे नींद आ रही है, जिसे बोरियत हो रही है, जिसे समझ नहीं आ रही, या जिस बच्चे का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, उससे अभी हम माइक ऑन करके सवाल पूछ लेते हैं, सारा इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? चलो जी, ठीक हो गया। अब देखो ये क्या है जी, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ब्राइट व्हाइट हाइपर डेंस होगा सीटी के ऊपर, आफ्टर 3 डेज फेड कर जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट टू सी ऑन सीटी विद द ब्रेन एंड टू हाइपोडेंस। अब ये भी कोई एक इम्पॉर्टेंट बात बन रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसकी क्लासिफिकेशन में, कि उसको एक्यूट, क्रॉनिक और जो है वो सब एक्यूट को करेंगे। यस, बन रही है। अब जाते तो नहीं ना उसे कहेंगे भाई जाओ तुम सिटी स्कैन कराओ, पहले से हिस्ट्री पूछेंगे, फिर उसके बाद सिटी स्कैन कराएंगे, ठीक है। और अगर उसने कोई पुराना सिटी स्कैन कराया है तो उसके अंदर उसका डिफरेंशिएट देख सकते हैं इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, सही है। अब उसका डिफरेंशिएशन कैसे देखना है, अगर तो
एक्यूट है तो हाइपर डेंस नजर आएगा, और अगर 3 days के बाद है तो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएगा। और ये आप देखोगे, कोई 3-4 सिटी स्कैन उठाओ, तुम लोगों को क्लियर डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर अगर वो लेट है यानी 3 days बाद का है तो वो हाइपोडेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। तो आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया कि हम इसमें क्या करेंगे, ओपन क्रेनियोटमी करेंगे। अब ओपन क्रेनियोटमी किस तरह से करते हैं, कोई देखना चाहता है? कोई ऐसा बच्चा जो इंटरेस्ट लेना चाहता है ओपन क्रेनियोटमी में? शाबाश, ठीक है। ओपन क्रेनियोटमी ये देखें जी किस तरह से करते हैं, ये देखें। ये हमारे पास क्या है, ये देखो, ये हमारे पास, ये देखो, ये क्रीसेंट शेप जो है आपके पास क्या है, सब ड्यूरल हेमाटोमा। यार मैंने तुम लोगों के लिए एक सिनेरियो ऐड किया था, वो कहाँ पे है? वो सिनेरियो मेरा कहाँ गया? ये है, चलो हम आखिर में करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये आपके पास क्या है, क्रीसेंट शेप, तो ये क्या होगा, सब ड्यूरल, ठीक है। अच्छा, अब क्रेनियोटमी में देखो क्या करते हैं बेसिकली, ये आपका क्रेनियम है, राइट। तुम लोगों में से ना किसी ने बददुआ दी है, लैपटॉप जो है वो अचानक से डेड हो गया। जस्ट 2 मिनट्स वेट करें, तब तक तुम लोग जो है वो रिवाइज कर लो जो बाकी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब तक ये वापस नहीं आता ना, मैं तुम लोगों को उतनी देर वैसे करवा देती हूँ। स्क्रीन अभी नहीं आएगी, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो है वो क्रॉनिक और एक्यूट और सब एक्यूट की समझ आ गई है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ओपन क्रेनियोटमी बेसिकली क्या है। इट इज द न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर, ऐसा न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रेनियम को ओपन करेंगे, उसे खोलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्या करेंगे, स्कल की जो ऊपर वाली लेयर है, स्कैल्प की लेयर है, मुझे ना विद द स्टेप्स आप बताते जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, हेयर रिमूव करेंगे, उसके बाद स्कैल्प की लेयर को इन्वॉल्व करेंगे, सीटी सामने रखेंगे, सीटी रख के देखेंगे कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, कौन सी साइड इन्वॉल्व है, उस साइड को मार्क करेंगे। उस साइड को मार्क करके हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे हेमाटोमा पड़ा हुआ है, क्लॉट पड़ा हुआ है, उसको मार्क करके उसे पॉइंट करके शाबाश, सारे वो जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं एसेप्टिक मेजर्स, उसको फॉलो करते हुए वहां पे क्या बनाएंगे, एक इंसियन देंगे। क्या करेंगे, इंसियन देंगे। अब इंसियन को देने के बाद आप कहाँ पहुंच जाते हो, कहाँ तक इंसियन देनी है आपने, आपने एक ऐसी इतनी इंसियन देनी है कि जिसको आप, जिसके नीचे से आप ब्रेन की लेयर तक चले जाओ, क्योंकि सब ड्यूरल में बेसिकली क्या होता है, ब्रेन की लेयर इन्वॉल्व होती है, और अगर एक्स्ट्रा ड्यूरल है तो आउटसाइड लेयर तक आप रहोगे, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि, एक सेकेंड बस मैं मीटिंग ज्वाइन कर लूं, हर चीज तवज्जो से पढ़ानी होती है ना। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेन की लेयर तक पहुंचना है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेनियोटोम होता है एक, क्या कहते हैं उसको, आपका क्या कहते हैं, मतलब कह लो कि क्या कहते हैं, मतलब अब मैं क्या उसको कहना था, यस बिल्कुल। एक सेकंड बस, एक सेकंड बस, आने लगी है तुम लोगों की स्क्रीन, हालांकि मैंने इसे फुल चार्ज किया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आ गई है स्क्रीन बच्चों, ठीक हो गया। अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है इसमें, हमने उसको ओपन कर लिया ड्रिल करके, ठीक है, हमने इंसियन कर ली, एक मार्क बना लिया, ये देखो अब नजर आ रहा है, ये देखो एक मार्क बना लिया, इंसियन कर ली। अब ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, वो क्या है, क्रेनियोटोम, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, अंदर से इवैक्यूएट करेंगे, वैक्यूम का नाम सुना हुआ है ना, इसी तरह से उसी प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे। क्या इवैक्यूएट करेंगे,
क्लॉट को या हेमाटोमा को, ठीक है। इवैक्यूएट कर लिया, इवैक्यूएट करने के बाद अब ये जो ब्रेन की लेयर थी उसको वापस सूचर करेंगे और उसकी जो आउटसाइड हमने ये जो लेयर थी यहाँ पर ये जो ड्रिल करके प्लेट की तरह का जो सख्त सा था स्कैल्प की लेयर उसको वापस उसके ऊपर जो है वो ड्रिल कर देंगे, या तो उसको ड्रिल करेंगे, सॉरी ड्रिल तो नहीं करेंगे, या तो उसको वो स्क्रूज से टाइट कर देंगे, ठीक है, या उसे सूचर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे सूचर कर सकते हैं उसको? कोई मुझे बताएगा? मुश्किल है, ठीक है। अगर हमने सिर्फ आउटर लेयर को इन्वॉल्व किया हुआ है, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल को निकालने के लिए यहाँ कोई छोटा सा क्लॉट था 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का, तो फिर हो सकता है कि हम उसको कर लें, लेकिन जो है प्लेट और स्क्रू से ज्यादा किया जाता है। ये देखो इस तरह से आपको नजर आ रही है प्लेट और स्क्रूज, इस तरह से हम उसको वापस बंद करेंगे और ये हमारे पास क्या होगा, क्रेनियोटमी का प्रोसीजर। अब एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी बर होल क्या होता है। दोनों हमारे पास न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ब्रेन इंजरीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब बर होल बेसिकली क्या होता है, ये देखो उसमें क्या होता है, एक होल जो है वो क्रिएट किया जाता है, एक छोटा सा होल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उस होल के जरिए वो क्या कहते हैं उसको डायरेक्ट ब्रेन की लेयर तक इन्वॉल्व होता है और उसी होल के जरिए जो है वो फिर हम इवैक्यूएट कर लेते हैं क्लॉट को या फिर हेमाटोमा को। समझ आ रही है इतनी बात? बर होल में और क्रेनियोटमी में क्या फर्क है? ओपन क्रेनियोटमी इज द प्रोसीजर ऑफ इंसिजन एंड बर होल इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द होल, ठीक है। उसमें छोटा होल बनता है, एक होल बनता है जिसके अंदर हम इजीली ड्रिल करके इवैक्यूएट कर सकते हैं। इसको हम पहले जो क्रेनियोटमी होती है वो लार्ज हेमाटोमास के लिए यूज की जाती है, जिसके अंदर जो है वो डिटेल्ड हमने देखना होता है मेनिंजिस की लेयर को, और फिर उसके बाद बिल्कुल बर होल जो है वो आप सही कह रही हैं ब्लाइंड इवैक्यूएशन है, लेकिन अगर सीरियस पेशेंट है, हेमाटोमा बड़ा है, सब ड्यूरल है, तो उसमें ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, ओपन क्रेनियोटमी यूज करते हैं। और ये आपका एमसीक्यू भी है कि जो ओपन क्रेनियोटमी है उसकी इंडिकेशन क्या है, तो आप ये बताओगे कि व्हेन द क्लॉट और हेमाटोमा इज मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज, देन वी गो फॉर दी ओपन क्रेनियोटमी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ओपन क्रेनियोटमी और बर होल में क्या डिफरेंस है और क्या, ठीक है। ये देखें जी, अब ये उसके कुछ डिफरेंसेस हैं एपिड्यूरल सब ड्यूरल के, ठीक है, और ये भी कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर ये आपके एमसीक्यू में आता है या आपके 5 मार्क्स के एससीक्यू में डिफरेंस आता है तो आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना है, आपने जिसको अच्छी समझ आ गई है वही मुझे बता सकता है इसका आंसर, फिर हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अ यंग मैन रिसीव्स अ स्वेयर ब्लो, यानी ट्रॉमा हुआ, कहाँ पर हुआ है जी, राइट टेम्पल के ऊपर हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइट। व्हेन ही वाज ब्रॉट टू इमरजेंसी, उसे फॉरेन इमरजेंसी में लाया गया, वो ड्राउजी और इरिटेबल था, पल्स उसकी 56 थी, बीपी उसका 160/90 था, लेफ्ट हेमीपरेसिस था और राइट पेपलरी डायलिटेशन, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताएं कि इसके अंदर कौन सा हेमरेज होगा और जो है वो क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह आपने पता लगाया कि ये एपिड्यूरल हेमरेज है। शाबाश, मुझे बताएं आपने आपने किस तरह अंदाजा लगाया। वेरी गुड, ब्रेडिकार्डिया से, और शाबाश शाबाश, ये सारे वो फीचर्स लिखे हुए हैं जो पीछे आपने पढ़े हैं, ठीक है। चलो जी यार, तुम लोग तो माशाल्लाह से प्रिपेयर हो गए हो 100%, ठीक है। अच्छा बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कर ली थी, कल मैंने बताया था इसमें से एमसीक्यूज आने हैं सिर्फ, तो आपने सिर्फ ये जो है वो रीड करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी सूचर्स, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें से सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। आपके एमसीक्यूज में जो है ना अजबर आनी चाहिए आपको, ठीक है। आ गई आ गई आ गई आ गई, आवाज आ गई भाई, सॉरी,
ठीक है। अच्छा, सूचर्स आने चाहिए आपको, उसमें एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर आने चाहिए आपको। अब उसके आपने सिर्फ टाइप्स और नाम याद रखने हैं। मेरा ख्याल कहता है ये सारा करने से बेहतर है ना हम एक प्यारा सा छोटा सा टेबल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर ये कर लो सिर्फ, ठीक है। और सिर्फ उसके ना क्लासिफिकेशन में सूचर्स का नाम, वो एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल है, और उसकी आगे जो है ना वो क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन टाइम पीरियड, सिर्फ इतना कर लो। और साथ उसका एक छोटा सा जो है ना 1-2 लाइनों का प्रोसीजर कि किस किस में यूज होता है। बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं है, टिश्यू रिएक्शन, नोट सिक्योरिटी और टिश्यू स्ट्रेंथ और ये, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास एब्जॉर्बेबल है उसमें हमारे पास क्या आते हैं, सर्जिकल गट्स आते हैं सूचर्स, क्रोनिक गट सूचर्स, विक्राइल सूचर्स, मोनोक्राइल सूचर्स और पीडीएस सूचर्स। ये जो आपके पास विक्राइल सूचर है ना, ये आपका बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो समझ लें इसको, तो आप मार्क कर लें। और साथ में आपका ये सिल्क सूचर, प्रोलीन सूचर, ये आपके 100% जो है ना वो आने हैं। ये 3 तो आपके आने ही आने हैं। अब आपने याद रखना है कि विक्राइल जो है वो एब्जॉर्बेबल है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्बेबल का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसे खोलने की जरूरत नहीं है। उसे ये नहीं कहना विक्राइल सूचर लगा के 2 दिन बाद या हफ्ते बाद आना टांके खुलवाने के लिए, ब्लेंडर हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉन एब्जॉर्बेबल है वो कौन से है, सिल्क और प्रोलीन, ठीक है। सिल्क कौन से कलर का होता है और प्रोलीन कौन से कलर का होता है, अगर किसी ने देखा है, आज मुझे आपने इन सबके कलर्स बताने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। सिल्क जो है ना वो ब्लैक कलर का मोटा धागा होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी दोनों अब आपने बताने हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, और सिल्क जो है वो आपका किससे बनता है, सिल्क वॉर्म से बनता है, पॉलीफिलामेंट होता है, ठीक है। और उसका एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन टाइम 1 to 2 years, इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। और ये किस में यूज होता है, कोई फिक्स ड्रेन करना हो, कोई लाइगेचर ऐसे जो आपकी चेस्ट ट्यूब की ड्रेन्स बनाई होती हैं, या कोई ऐसी ड्रेन्स डालनी होती हैं आफ्टर सर्जरी, उसके अंदर ये यूज होता है ताकि वो फिक्स रहे और एब्जॉर्ब भी ना हो। वैसे तो ये आउटसाइड बॉडी में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और प्रोलीन जो है वो सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है, मोनोफिलामेंट है, ठीक है। ये किस किस में यूज होता है, वेस्क्यूलर, प्लास्टिक, ऑफ्थाल्मिक या कोई इस तरह की सर्जरीज में, स्किन क्लोजर्स में, ठीक है। कौन कौन से स्किन क्लोजर्स, कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, कोई ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, ठीक है, या कोई लेसरेशंस वगैरह हैं, उसके अंदर यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डिटेल। ये देखो, नॉन एब्जॉर्बेबल है एब्डोमिनल वॉल क्लोजर में, हर्नियोरेफी में, हर्नियोप्लास्टी में, वेस्क्यूलर रिपेयर में। पी से पेट और पी से प्रोलीन, इस तरह भी आप याद रख सकते हो कि जो पेट की ऊपर वाली लेयर है उसको जो इन्वॉल्व करेगा या उसके अंदर जो सूचर्स यूज होंगे वो कौन से होंगे, प्रोलीन सूचर्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है विक्राइल, वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीफिलामेंट, ठीक है जी। और इसका एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है, 90 डेज। और किस किस में यूज होता है, म्यूकोजल सूचरिंग और किसमें, लाइगेचर्स में भी ये यूज होता है, लेकिन ज्यादातर किस में यूज होता है, म्यूकोजल सूचरिंग में। और इसके अलावा किस में यूज होता है, क्या मैं इसे जो है वो लेसरेशंस अगर कोई हुई है तो उसमें यूज कर सकती हूँ, जी उसमें यूज करते हैं। आजकल के सेटअप में लेसरेशंस में भी ये यूज कर रहे होते हैं, जो कट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर भी ये यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, वैसे मैंने आप लोगों को कहा है जो टिश्यू रिएक्शन, नॉट सिक्योरिटी, इन सबको करने की जरूरत नहीं है। जो आपके एमसीक्यू में चीजें आनी है मैं आपको सिर्फ वही कराऊंगी, क्योंकि हमने अपना टाइम भी बचाना है। प्रॉफ करीब है, ज्यादा फजूल की डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी को है तो वो मुझसे जरूर पूछे, मैं उसे जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन आफ्टर लेक्चर, ठीक है। चले, यही मैंने आपको 2-3 बतानी थी, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड कर लें कि मोनोक्राइल क्या है, एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, पीडीएस क्या है, सर्जिकल सूचर क्या है। पीडीएस सूचर क्या है, कोई बताएगा? हाँ जी, शाबाश। पीडीएस सूचर स्टैंड्स फॉर पोली डाइऑक्सानोन सूचर, ठीक है। ये ऐसा सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है
जो ज्यादातर कौन सी सर्जरीज में यूज होता है? शाबाश, कैटरैक्ट सर्जरीज में यूज होता है, ठीक है। और उसके अलावा इंटेंशनल बिलियरी और पैंक्रियाटिक एनास्टोमोसिस में भी यूज हो सकता है, ठीक है जी, ठीक है। बस इतनी चीजें करनी है और साथ में ये कर लें, नीडल्स कर लें, थोड़ी सी इसकी शेप्स कर लें। 2 तरह की नीडल्स होती है हमारे पास, एक हमारे पास ट्रायंगुलर नीडल होगी, एक हमारे पास राउंडेड नीडल होगी। जो ट्रायंगुलर है उसको हम कटिंग नीडल कहते हैं, ऐसे आगे से आपने देखा होगा शार्प ट्रायंगुलर शेप की बनी होती है काटने के लिए, ठीक है। और राउंड बॉडी नीडल जो है वो उसकी टिप ऐसे राउंड होती है, ठीक है। कोई डेलिकेट टिश्यूज को काटने के लिए, कोई ब्लड वेसल्स को काटने के लिए ये यूज की जाती है। और जो कटिंग नीडल्स हैं वो स्किन या फेशिया को काटने के लिए यूज होती है, ठीक है। बस ये 2 चीजें आपने इसमें याद रखनी है नीडल्स में। और जो सूचर्स हैं उसके अंदर भी आपने सिर्फ एब्जॉर्बेबल और सोर्स बिल्कुल, और जो है वो किस किस सर्जरीज में यूज होती है ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे जस्ट रीड दें। इंशाल्लाह 1 से 2 MCQ आने हैं इसमें से, और वो आपके इन्हीं में से आ जाने हैं टेबल में से। और उसमें भी मैंने आपको बताया ये तीनों नहीं करने, ठीक है। एब्जॉर्प्शन टाइम करना है, यूजेस करने हैं, सोर्स और सूचर करना है कि कौन सा है एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है जी। टाइम बताएं मुझे क्या हुआ है। चलें जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। खुश है ना? पूरे टाइम पे लेक्चर खत्म कर दिया है। चलें जी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपके वो हम ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज। कल आपका डॉक्टर हुदा के साथ, डॉक्टर हदीका के साथ लेक्चर होगा। और परसों आपकी ऑफ है मेरा ख्याल कहता है। और आपका टेस्ट आ रहा है 3 to 4 या जितने भी चैप्टर्स हो गए अभी तक उसका, इंशाल्लाह 2 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को आपका ऑफ है, 2 दिसंबर को लेक्चर टेस्ट है, ठीक है। तो पहले से बता रही हूँ, जहन में रखें, ठीक है जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।